अतीकुर रहमान साहब, एक लड़का जो आईआईटी इंजीनियरिंग करता है, फिर वो इस तरह की बातें करते हुए एक धार्मिक जगह पर हमला करता है। इस्लाम की टीचिंग में ये गलती कहाँ हो रही है कि बहुत से लोग जो इस्लाम को आगे रखकर इस तरह की हरकतें करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन मौलाना समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं या वहां पर सुधार करने की जरूरत है? पवन जी, सुधार तो देखिए बहुत जगहों पे जरूरी है। सीपी राय साहब ने जिस तरह से कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर हमारे एजेंसीज को बहुत गंभीर से विचार करना चाहिए। आपने जो मुझसे सवाल किया है कि क्या कहीं पर इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर जो मौलाना टीचिंग्स कर रहे हैं उसमें कहीं पर हमको जरूरत है सुधार करने की, तो अवश्य मैं कहूंगा कि देखिए सुधार तो बहुत जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ने टेररिज्म के नाम पे जो मदरसों का गैर इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, उसका बहुत बड़ा असर कम्युनिटी को झेलना पड़ा है और हम लोग करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, लेते रहेंगे। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, देखिए जब हमारे सीडीएस रावत साहब जब जिंदा थे, उन्होंने एक मुहिम चलाने की बात की थी कि डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स शुरू करना चाहिए। उन्होंने क्योंकि केंद्र बिंदु अपना बनाया था कश्मीर पे, उनको हमने अपोज भी किया था और मैंने उस वक्त प्रपोज किया था कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि हमारे तमाम शहरों के अंदर, तमाम आईआईटीज के अंदर, खास तौर से यूनिवर्सिटीज के अंदर डी रेडिकलाइजेशन कैंप चलाना चाहिए, ताकि हम जो ये हेट क्राइम्स, देखिए फिर से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा एनसीपीआर की रिपोर्ट की तरफ, जो कह रही है कि पिछले 7-8 वर्षों के अंदर हमारा हेट क्राइम कितना बढ़ गया है मुल्क के अंदर। तो ये तमाम इश्यूज को गंभीरता से हमको लेना चाहिए। हमारी स्टेट एजेंसीज को हमको सक्षम बनाना पड़ेगा, हमारी सरकारों को। और मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिला रहा हूं, देखिए हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, असेंबलीज है, पार्लियामेंट है, जो एक्शन लेंगी हमारी कम्युनिटी और तमाम कम्युनिटीज हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाने की कोशिश करेंगे। सर, आपने हेट क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आप हेट क्राइम के जरिए इस तरह की गतिविधियों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, मुझे आशंका थी कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन मैंने पहले सोच के रखा था, मैं भूल गया कि कहीं से कहीं तक भी किसी ऐसे क्राइम को जस्टिफाई ना मैं कर सकता हूं, और अगर मेरी जैसी छोटी हस्ती कर भी रही है तो हमारी स्टेट एजेंसीज इतनी वो नहीं है, इतनी मासूम नहीं है, इतनी उनको पावर्स है कि वो हमारे जैसे लोगों को आराम से पछाड़ सकते हैं। जस्टिफिकेशन इन चीजों का नहीं होना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं उन घटनाओं की तरफ, कल जो नरसिंह आनंद ने जो जहर घोलने की कोशिश फिर से एक बार की है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, लेकिन आप क्योंकि उसको मेरे इस वक्तव्य को जस्टिफिकेशन के तौर पे ले लेंगे, इसीलिए मैं परहेज कर रहा था ये बात कहने से कि जो नरसिंह आनंद ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं। नरसिम्हानंद को गिरफ्तार कीजिए, हम नहीं कहते हैं, वो जब भी मुंह खोलते हैं गलत ही बोलते हैं। सर, नरसिम्हानंद को तो गिरफ्तार करना चाहिए, वो जब भी मुंह खोलते गलत बोलते हैं, उसमें तो हमने कभी नहीं कहा। सब अपना अपना देखें, हर कोई अपनी कमियां सुधारे तो कुछ सुधार हो सकता है। अब एक दूसरे के नाम गिनाने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसीलिए मैं परहेज कर रहा था। देखिए, इसलिए मैंने जनरल बात की थी, डी रेडिकलाइजेशन हमारी सोसाइटी का बहुत आवश्यक है। जी, डी रेडिकलाइजेशन आवश्यक है। शिवम, बार बार एक इस पक्ष की तरफ से, कहे हिंदू समाज की तरफ से एक का नाम लिया जाता है, दूसरी तरफ से दूसरा नाम लिया जाता है। जैसे राजनीति में होता है कि तुम्हारे यहां दागी मेरे यहां दागी, वैसे ही अब क्या आतंकवाद में भी ये होगा कि ये इस धर्म का आतंकवादी, ये इस धर्म का आतंकवादी? आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होना चाहिए। शिवम। पवन जी, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर ये कोई राजनीति नहीं है। कोई भी आतंकवादी जब आकर बम फोड़ता है तो वो हिंदू या मुसलमान तो कम से कम नहीं देखता, तो इस तरह से तो बात नहीं करनी चाहिए। मैं सभी बातों का जवाब देते आऊंगा कि डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट सीपी राय जी की सोच से और जो लोग ऐसा सोचते हैं, इस सोच से मैं आज भी अचंभित हूं। ये कहते हैं कि इस पर रिसर्च होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
एक से एक बड़े से बड़े आतंकवादी इतने ट्रेंड और इतने पढ़े लिखे थे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि हम सोच नहीं सकते। अबू अल बकर बगदादी जो था, जो हेड था आईएसआई का, वो पीएचडी था। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था। ये अल जवाहिरी अलकायदा का लीडर ट्रेंड सर्जन था। मोहम्मद अता एरोनॉटिकल इंजीनियर था। आप सोचिए, एरोनॉटिकल इंजीनियर जो पढ़ के आया है जर्मनी से, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जाकर हवाई जहाज घुसा देता है और अपनी जान शहीद हो जाती है। और जहां तक बात क्या कि अब ये नया जो गोरखपुर में हुआ, ये आईआईटीएन था मुंबई से। आप कहते हैं कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि आप गोरखपुर मठ के प्रांगण में जाकर देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री सबसे मिलते हैं, और कोई भी एक व्यक्ति छोटा सा भी हथियार लेकर, आप भी वहीं पर हैं अभी पवन जी, कोई भी एक छोटा सा व्यक्ति हथियार लेकर किस हद तक जा सकता है और क्या कर सकता है और देश को किस स्तर तक डैमेज कर सकता है और देश में उसके बाद क्या हो सकता है, क्या हम इस बात को नहीं समझते? मेरा मानना है कि ये एक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश्ड एक विचारधारा है जिसको आगे फॉलो किया जा रहा है। अतीकुर रहमान ने कहा कि इसका कहीं ना कहीं जो हुआ है, डी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए। डी रेडिकलाइजेशन सर, आपको अपने धर्म और अपने धर्म के लोगों से शुरुआत करनी चाहिए। जब कोई बयान आता है, कोई हेट स्पीच आता है, कोई जाकिर नायक आता है, आप उन लोगों को टीवी पर बैठकर सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई इस तरह की घटना आती है, आप कहते हैं डी रेडिकलाइजेशन करना चाहिए। मुझे लगता है किसी समाज को सुधारने के लिए या सुधरने के लिए सबसे पहले उसी समाज के जो ठेकेदार बनते हैं या कथित ठेकेदार होते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को शुरुआत करनी चाहिए। और लास्ट में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, प्रॉब्लम है, इस बात को सबसे पहले मानना जरूरी है। रिजॉल्व तो आप उसको बाद में करेंगे। ये मानिए कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मैं सब नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुतायत में सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को जिस तरीके से, जिस नजर से देखा जाता है और जो कहा जाता है, इसकी सुधार को शुरुआत भी आप ही को करनी पड़ेगी। शलभ जी, एक सवाल ये कि यूपी सरकार बात करती है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाएगा, लेकिन उस रेडिकलाइजेशन का क्या जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन में रहकर हो रही है, उसको कैसे काउंटर करने की योजना है? कैसे आप देखेंगे कि रेडिकलाइजेशन ना हो जिसका नतीजा इस तरीके से जमीने पर ना दिखाई दे? नहीं, देखिए संकट कहां से है। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा कि नहीं, मदरसों में हम आधुनिक शिक्षा देंगे। आप जरा सोचिए, हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूलों में, तो हम लोग का खुद का अपना एक सपना होता था कि हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होती है, हमें एक सरकारी पुस्तक मिलती थी। मुझे लगता है सीपी राय साहब भी प्राथमिक स्कूल में पढ़े होंगे। तब एनसीईआरटी की पुस्तकों में बड़ा चार्म होता था, बड़ी खूबसूरत सी पुस्तकें आती थी और लगता था कि हमें एनसीईआरटी किताब क्यों नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही तय किया कि चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, कुछ भी हो, सारी जगहों पे एनसीईआरटी की किताब जाएगी। अब आप सोचिए, इसको धर्म जाति से उठकर इसका स्वागत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर वर्ग ने स्वागत किया, लेकिन कुछ लोग आ गए चरमपंथी, जिन्होंने इसका विरोध किया। कहा नहीं, हम एनसीईआरटी का पैटर्न नहीं मानेंगे, हम तो केवल धार्मिक शिक्षा देंगे। योगी जी ने कहा कि सबको कंप्यूटर शिक्षा मिलनी चाहिए, कुरान भी पढ़िए, कंप्यूटर भी पढ़िए, इसका भी स्वागत होना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।